नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात होगी शिवपाल यादव की, जिनकी रणनीति ने मैनपुरी में सपा को जीत दिला दी। लेकिन सवाल यह है कि अब शिवपाल को इस जीत का इनाम क्या मिलेगा। वहीं बात होगी सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की, जिनकी मुश्किल उनके एक विवादित टिप्पणी ने बढ़ा दी और बात मकान की कुर्की तक पहुंच गई है। वहीं बात करेंगे निकाय चुनाव के युद्ध को लेकर। राजनीतिक दल सियासी विषाद बिछाने लगे हैं, लेकिन यूपी में सियासी हलचल आज उस वक्त बढ़ गई जब मदन भैया को पुलिस ने खतौली जाने से रोक दिया। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। आज विश्लेषण में सबसे पहले बात शिवपाल के इनाम की, क्योंकि जब से मैनपुरी में समाजवादी पार्टी की जीत हुई है, सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि अब समाजवादी पार्टी में शिवपाल यादव को क्या जिम्मेदारी मिलेगी। क्योंकि सियासी गलियारों में अलग अलग भूमिका को लेकर चर्चा है, लेकिन सवाल इस बात का है कि शिवपाल और अखिलेश की जोड़ी ने मैनपुरी में भाजपा को रोक लिया, लेकिन क्या चाचा भतीजे की जोड़ी 24 में भी भाजपा को टक्कर? बल्कि अपना ट्वीट बायो भी बदल लिया है। अखिलेश ने समाजवादी पार्टी का झंडा मुझे थमा दिया, हम लोग एक हो गए। अब हमारी गाड़ी पर समाजवादी पार्टी और साइकिल का झंडा लगेगा। फिर भी बड़ा सवाल यही है कि अब शिवपाल यादव की समाजवादी पार्टी में भूमिका क्या होगी, क्योंकि सियासी गलियारों में शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कोई उन्हें विधानसभा में नेता विपक्ष बनाने की बात कह रहा है, तो कोई सपा राष्ट्रीय महासचिव बनाने की चर्चा कर रहा है। वहीं एक धड़ा ऐसा भी है जो शिवपाल यादव को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की मांग कर रहा है, क्योंकि शिवपाल पहले भी समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। हालांकि शिवपाल को इनमें से क्या जिम्मेदारी मिलेगी, इसका फैसला अखिलेश यादव को करना है। कौन सी जिम्मेदारी दे रहे हैं? चाचा को हमेशा जिम्मेदारी मिलेगी, और समाजवादी पार्टी में आज हैं वो, उन्हें जिम्मेदारी मिलेगी। शिवपाल सिंह यादव को बड़ी जिम्मेदारी देने की बात अखिलेश यादव ने कही है। ये बड़ी जिम्मेदारी क्या होगी, इस पर पार्टी के लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शिवपाल सिंह यादव को पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बनाया जा सकता है, जबकि 2024 की तैयारियों और नगर निकाय की तैयारियों को लेकर मंथन कर रहे बड़े नेताओं का मानना है कि शिवपाल सिंह यादव को अब प्रदेश में बड़ा पद देना चाहिए। वैसे मैनपुरी के चुनाव में जितनी कीमत शिवपाल यादव ने चुकाई, उतनी किसी ने नहीं चुकाई। उनकी सिक्योरिटी Z से Y हो गई। रिवर फ्रंट घोटाले में CBI से लेकर ED की जांच की आंच लगातार बढ़ती जा रही है। मतलब बहू डिम्पल को चुनाव जितवाने के लिए जितना त्याग शिवपाल ने किया है, उतना किसी ने नहीं किया। मैं तो नहीं कहना चाहता हूँ, अब अखिलेश को मैंने अपना पूरा जीवन दे सकते हैं। जानकारों की माने तो शिवपाल को जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो 24 को ध्यान में रखते हुए मिलेगी, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में सिर्फ 16 महीने बचे हैं। हो सकता है कि शिवपाल यूपी पर ध्यान दें और अखिलेश लोकसभा चुनाव की तैयारी करें, क्योंकि अखिलेश इशारों ही इशारों में कन्नौज से लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कह चुके हैं। जनता को इसी तरह खड़े होकर के
लोकतंत्र को बचाना पड़ेगा। लोकतंत्र बचेगा तो संविधान सुरक्षित रहेगा, और संविधान सुरक्षित रहेगा तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया, और जिस रास्ते पर विजय बहादुर पाल जी चल रहे थे, वो रास्ता मजबूत होगा। आप जनता को खड़ा होना पड़ेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि चाचा भतीजे की जोड़ी 2024 में भाजपा का विजय रथ रोक पाएगी, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव से सपा की साइकिल 5 सीट से भी आगे नहीं बढ़ पाई, और इस बार भाजपा यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का दम भर रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात सपा नेता का गुमनाम सस्पेंस, बदजुबानी पर बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया की मुश्किल बढ़ती जा रही है। उन्होंने एबीपी गंगा के एक प्रोग्राम में सीएम योगी और उनके ब्रह्मलीन गुरु पर विवादित टिप्पणी कर दी थी। इसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई और अब भदौरिया के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा हुआ है, जिसमें कहा गया है कि अगर भदौरिया 1 महीने में हाजिर नहीं हुए तो मकान कुर्क कर दिया जाएगा। लेकिन ये पूरा विवाद क्या है, कैसे ये कुर्की तक पहुंचा, इस रिपोर्ट में देखिए। मुकदमा के अभियुक्त अनुराग सिंह भदौरिया न्यायालय में उपस्थित हो। सपा नेता का गुमनाम सस्पेंस, बदजुबानी पर बुलडोजर एक्शन। अनुराग भदौरिया के घर पर कुर्की की नोटिस या डराने की कोशिश। मुकदमा के अभियुक्त अनुराग सिंह भदौरिया न्यायालय में उपस्थित हो। समाजवादी पार्टी के जिन नेताओं की इन दिनों मुश्किल बढ़ी हुई है, उसमें एक नाम सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का नाम भी शामिल हो चुका है, जिन्हें सीएम योगी और उनके ब्रह्मलीन गुरु पर विवादित टिप्पणी करना इतना भारी पड़ गया कि उनके घर पर कुर्की का नोटिस लग गया है, जिसमें लिखा है कि अगर 1 महीने में अनुराग भदौरिया नहीं आए तो ये प्रॉपर्टी कुर्क कर दी जाएगी। आपको बता दें कि अनुराग भदौरिया ने 11 नवंबर को एबीपी गंगा के एक प्रोग्राम के दौरान सीएम योगी और उनके ब्रह्मलीन गुरु पर विवादित टिप्पणी की थी कि जो मुख्यमंत्री जी हैं वो अवैधनाथ के अगर वैध पुत्र नहीं होते तो क्या वो एमपी बन जाते गोरखपुर से वो बैठते थे, उनके बेटे हैं, उनके पिताजी एमपी थे। जो हो अवैधनाथ जी एमपी थे ना, वहाँ से हो गया आपकी बात आ गई। हालांकि बाद में अनुराग भदौरिया ने अपनी इस टिप्पणी के लिए माफी भी मांगी थी। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और उनके गुरुजी का भी मैं आदर और सम्मान करता हूं। 11 नवंबर को 3 बजे एबीपी गंगा में डिबेट के दौरान मैंने इस चीज का पूरा ध्यान रखा, जो ऑन रिकॉर्ड है। अगर फिर भी मेरे किसी वक्तव्य से किसी को ठेस पहुंचती है, अगर भावना आहत होती है, तो हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन अनुराग भदौरिया की इस विवादित टिप्पणी के बाद बात इतनी बढ़ गई कि भाजपा प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने लखनऊ हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज करा दी, जिसमें अनुराग भदौरिया के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 295A, 298, 504 और 505(2) के तहत शिकायत दर्ज की, जिसके बाद अनुराग भदौरिया ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने के लिए हाई कोर्ट की शरण ली थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब पुलिस जगह जगह अनुराग भदौरिया की तलाश कर रही है। अनुराग भदौरिया नहीं मिले तो पुलिस ने कोर्ट से एनबीडब्ल्यू जारी कराया। एनबीडब्ल्यू जारी होने के बाद भी अनुराग भदौरिया पेश नहीं हुए तो कुर्की की नोटिस हासिल की गई। वो नोटिस अनुराग भदौरिया के पुलिस रिकॉर्ड में जो पता है उस पते पर चस्पा की गई। लेकिन अब जिस तरह से उनके घर पर कुर्की का नोटिस लगा है, उसमें सूबे की सियासत गरमा गई है, क्योंकि जिस घर पर कुर्की का नोटिस लगाया गया है वो अनुराग भदौरिया का नहीं बल्कि उनकी सास सुशीला सरोज का है। ये मकान मेरा है, हमने और हमारे पति जी ने बहुत मेहनत से इस मकान को बनाया है। अनुराग जी ने पता जरूर दिया होगा यहाँ पर वो कभी आते हैं कभी रहते हैं, अक्सर जो है पार्टी कामों के लिए बाहर चले जाते हैं और ये हमें परेशान किया जा रहा है। वहीं कुर्की वाले नोटिस के बाद समाजवादी पार्टी और अनुराग भदौरिया के सास उनके समर्थन में उतर आई है, क्योंकि जिस विवादित टिप्पणी को लेकर बात कुर्की तक पहुंची वो उसे स्लिप ऑफ टंग बता रही हैं।
मैंने बाइट देखी नहीं है, बहुत सारा आपने देखा होगा कि किस तरह से जीप फिसलती है। मैं वही कह रहा हूँ ना कि सरकार का दुरुपयोग। अनुराग भदौरिया जी प्रवक्ता हैं, अगर टीवी पे जाएंगे तो टीवी पे केवल वो हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या टीवी पे वो गए हैं तो केवल भाजपा की जय बोलने के लिए नहीं गए हैं। हो सकता है रोज हम 4 चैनल पे जा रहे हैं तो कभी एक आध शब्द हमसे गलत निकल सकता है। अनुराग भदौरिया के साथ सुशीला सरोज का आरोप है कि भाजपा उनके खिलाफ बदले की भावना से काम कर रही है। विश्वास करिए, मेरे पति 35 सालों तक डीजी रहे, आईपीएस रहे, एसपी रहे, डीआईजी रहे, आईजी रहे, लेकिन इस तरह से पुलिस का हमने दांडोत नहीं देखा, जिस तरह से पुलिस ने हम लोग को सताने का काम किया है। जगह है जहां कुर्की का नोटिस लगाया गया था, कागज के कुछ टुकड़े जो हैं वो अभी भी नजर आ रहे हैं, हालांकि नोटिस अब यहां से गायब है। जो यहां पर लोग हैं उनका कहना है कि रात में लगभग 10:30 बजे तक गेट पर सिक्योरिटी गार्ड रहता है, तब तक ये नोटिस था, उसके बाद किसने फाड़ा उन्हें कोई जानकारी नहीं। लेकिन इस कार्रवाई को लेकर जो परिजन है वो जरूर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो आवास है ये अनुराग भदौरिया का है ही नहीं, बल्कि उनकी सास का है और यहाँ पर वो रहा करते। मतलब एकदम साफ है, अनुराग भदौरिया की मुश्किल बढ़ती जा रही है। अब सवाल इस बात का है कि क्या उन्हें कुर्की वाले नोटिस से राहत मिलेगी, और अगर मिल भी गई तो क्या गिरफ्तारी वाली तलवार हटेगी, क्योंकि पुलिस चप्पे चप्पे अनुराग भदौरिया की तलाश कर रही है। लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ शैलेश अरोड़ा, एबीपी गंगा। और अब बात मदन भैया की नो एंट्री की, क्योंकि जिस विधानसभा का चुनाव मदन भैया ने 2 दिन पहले जीता है, आज उन्हें पुलिस ने उसी विधानसभा में अपने काफिले के साथ रोक दिया, जिस पर पुलिस और मदन भैया के समर्थकों के बीच झड़प हुई। अब मदन भैया इसे अपने खिलाफ साजिश बता रहे हैं, तो सपा ने मदन भैया को रोके जाने की मांग सदन में उठाने की बात कही। लेकिन ये पूरा मामला हुआ है कैसे, और कैसे मदन भैया जंगल के रास्ते सिसौली पहुंच गए, रिपोर्ट में देखिए। खतौली का सबसे बड़ा खिलाड़ी, पुलिस ने भैया के काफिले पर रोक लगाई। खतौली से चढ़ा पश्चिम का पारा, मदन भैया ने नरेश टिकैत को जीत का लड्डू खिलाया। खतौली में मदन भैया की जीत के बाद समाजवादी पार्टी से लेकर राष्ट्रीय लोक दल में जश्न का माहौल है। लेकिन खतौली का सियासी पारा उस वक्त गर्म हो गया जब पुलिस ने मदन भैया के काफिले को खतौली जाने से रोक दिया। काफिला रोके जाने पर पुलिस ने धारा 144 की दुहाई दी, लेकिन इस दौरान मदन भैया के समर्थक और पुलिस के बीच खूब झड़प। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए एबीपी गंगा पर। तो यहाँ पर आपने देखा होगा भगेला चौकी पर भारी पुलिस फोर्स ने हमें रोक दिया। वो कहने लगे आपको जाने का आदेश नहीं है। हमने कहा भाई कोई आदेश दिखा दीजिए। वो कह रहे लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाएगा। ये पहली बार हो रहा है भारतीय लोकतंत्र में, एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र में जाने से रोका जा रहा है। जनपद में धारा 144 लागू है, इसकी सूचना सभी को है। आज बिना किसी अनुमति के, बिना किसी जानकारी के आज काफ़ी गाड़ियों काफिला लेके जो है यहाँ पे काफ़ी हजूम था, इसलिए जो है इनकी सुरक्षा को देखते हुए, इनकी व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन ने यह निर्णय लिया कि जो है इनको जो है वापस यहाँ से बॉर्डर से कर दिया जाए। जिंदाबाद के जो नारे हैं वो यहाँ पर लग रहे हैं। आप ये देखिए, एक और तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, अपने कैमरामैन सत्येंद्र से कहूँगा कि देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो नारेबाजी है वो की जा रही है। मदन भैया जिंदाबाद के जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। दूसरी और तस्वीर में आपको दिखाना चाहूँ, आपको बता दें कि मदन भैया अपने समर्थकों का धन्यवाद करने के लिए खतौली जा रहे थे, लेकिन उनका काफिला इतना बड़ा था कि दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस पहुंच गई और उनके काफिले को रोक दिया गया। लेकिन मदन भैया इसे खुद के खिलाफ साजिश बता रहे हैं। उनका आरोप है कि एक मंत्री के इशारे पर उन्हें परेशान किया जा रहा है। एक स्थानीय लोकल जनप्रतिनिधि जो केंद्र में मंत्री है उसके इशारे पर ये लोग नाच रहे हैं। ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। जनप्रतिनिधि का, विधायक का विशेषाधिकार हनन तो है कि उसके क्षेत्र में जाने से रोक रहे, तो लगना चाहिए। विशेषाधिकार पर बात भी होंगे, जाएंगे विधानसभा में उठाएंगे, विधानसभा अध्यक्ष से भी अपनी बात रखेंगे, कहेंगे इस बात को कि क्यों ऐसा किया गया। हालांकि मदन भैया पुलिस के रोके जाने पर नहीं रुके, वो जंगल के रास्ते सिसौली पहुँच गए, जहाँ मदन भैया ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत से मुलाकात की और उन्हें अपनी जीत का लड्डू भी खिलाया। आरएलडी विधायक मदन भैया को खतौली में घुसने से रोकने के बाद सियासी तापमान और चढ़ गया है।
काफिले को रोकने के पीछे पुलिस धारा 144 का हवाला दे रही है, जबकि मदन भैया मुजफ्फरनगर के एक मंत्री को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यानी खतौली की रणभूमि से शुरू हुआ ये सियासी घमासान अब विधानसभा में भी गूंजेगा। मदन भैया और नरेश टिकैत की मुलाकात के बाद सियासी हलचल तेज हो चुकी है, क्योंकि इस बार खतौली में जयंत चौधरी ने मदन भैया को उतारकर जाट, गुर्जर और मुस्लिम समीकरण को जोड़ा था। लेकिन चंद्रशेखर आजाद के समर्थन से इसमें दलित वोट भी जुड़ गया, जिसकी वजह से जीत का रुख मदन भैया की तरफ मुड़ गया। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो एकता खतौली में दिखी है, क्या वो 2024 में भी दिखेगी? वही सवाल मदन भैया के काफिले को रोकने का भी है, जिसको लेकर आने वाले दिनों में सियासी पारा और ज्यादा चढ़ सकता है। खतौली से सनुज शर्मा, एबीपी गंगा। और अब बात निकाय चुनाव की, क्योंकि उपचुनाव के बाद अब सबकी नजर निकाय चुनाव पर टिकी है, जिसकी तारीख का ऐलान भले ही अभी ना हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दल अभी से अपनी बिसात बिछाने में जुट गए हैं। क्योंकि एक तरफ भाजपा है जो प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए निकाय चुनाव को धार दे रही है, तो दूसरी तरफ सपा है जो जल्द एक बड़ी बैठक करने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि निकाय के इस जंग को जीतेगा कौन, क्योंकि चुनाव से पहले सबके अपने दावे हैं। निकाय का नॉन स्टॉप चैलेंज, कमल के योद्धा वर्सेस साइकिल के शूरवीर। भाजपा बनाएगी रणनीति, शहर में सीधी टक्कर होगी। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ है, लेकिन सियासी बिसात अभी से ही बिछने लगी है, क्योंकि भाजपा 11 दिसंबर को लखनऊ के पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक करने वाली है, जिसमें प्रदेश के सभी पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारियों से लेकर चुनाव संयोजक और चुनाव प्रभारियों को बुलाया गया है। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी 12 दिसंबर को निकाय चुनाव को ध्यान में रखते हुए एक बैठक करने जा रही है, जिसमें खुद अखिलेश यादव भी शामिल रहेंगे। मतलब एकदम साफ है कि समाजवादी पार्टी हो या भाजपा, सभी अपनी अपनी तैयारी में जुट गए हैं, क्योंकि कोई इसे 2024 का सेमीफाइनल मानकर तैयारी कर रहा है, तो कोई इसे 2022 के विधानसभा चुनाव का बदला बता रहा है। हम शहरी निकायों में बहुत मजबूत स्थिति में आएंगे। 17 के 17 नगर निगम हम जीतेंगे और नगर पंचायतें, नगर पालिकाओं में भी भारतीय जनता पार्टी का ही सबसे ज्यादा वर्चस्व होगा। पूरी तरह से निकाय चुनाव को हम ताकत के साथ लड़ने जा रहे हैं और इसी को हम सेमीफाइनल मान के लड़ने जा रहे हैं कि 24 में इस चुनाव के रिजल्ट से 24 का चुनाव भी प्रभावित होगा। तो पूरी तरह से हम बड़ी बहुमत के साथ निकाय चुनाव जीतेंगे। निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान अब किसी भी दिन हो सकता है और उपचुनाव के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने अपना पूरा फोकस निकाय चुनाव पर कर दिया है। रविवार को इसको लेकर पार्टी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक भी रखी गई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि पार्टी के प्रदेश प्रभारियों समेत तमाम बड़े नेता और जिला अध्यक्ष, इसके अलावा निकाय के प्रभारी मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे। लेकिन जिस तरह से सीएम योगी निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वैसी कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि सीएम योगी अब तक 15 नगर निगमों में प्रबुद्ध सम्मेलन कर चुके हैं और अब अगला नंबर वाराणसी का है, जहां सीएम योगी रविवार को प्रबुद्ध सम्मेलन करेंगे। आपको बता दें कि 1995 से लेकर अब तक वाराणसी में मेयर की सीट भाजपा के नाम रही है, लेकिन पार्षद पदों को लेकर भाजपा का प्रदर्शन कुछ ठीक नहीं रहा है। पिछले चुनाव में 90 में से 42 पार्षद भाजपा और अन्य सहयोगी दलों के रहे हैं, लेकिन इस बार भाजपा की नजर सभी पार्षद पदों पर है। यही वजह है कि खुद सीएम ने मोर्चा संभाला है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि भाजपा ने जो करिश्मा विधानसभा में दोहराया, वो निकाय चुनाव में दोहरा पाएगी, क्योंकि उपचुनाव के बाद समाजवादी पार्टी का जोश हाई है। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्या निकाय के पिच पर सपा भाजपा को टक्कर दे पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात करते हैं यूपी के बम्पर विकास की, हर गरीब को आवाज की, क्योंकि आज सीएम योगी गोरखपुर में थे, जहां सीएम योगी ने कहा कि भारत में इतने गरीबों को आवाज दिया जा चुका है जितने में एक नया ऑस्ट्रेलिया बन सकता है। सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर थे। सीएम योगी का विकास, ऑस्ट्रेलिया की आबादी से ज्यादा गरीबों को आवाज।
भारत बनेगा वर्ल्ड पावर, यूपी बनेगा देश की शक्ति। जब से सीएम योगी ने यूपी की कमान संभाली है, सिर्फ विकास और बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की बात की है। लेकिन अब गोरखपुर की धरती से सीएम योगी ने एक ऐसा दावा किया है जो अब तक किसी भी राज्य के सीएम ने नहीं किया है। क्योंकि सीएम योगी का दावा है कि जितनी आबादी ऑस्ट्रेलिया की है, उससे ज्यादा गरीबों को अब तक आवास दिया जा चुका है। जितना भारत अपने यहाँ गरीबों को आवास देता है, उतने में एक नया ऑस्ट्रेलिया बस जाता है। आप देखते होंगे भारत के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों को एक एक आवास मिला है। ये 3 करोड़ की आबादी को एक एक आवास उपलब्ध होना, ऑस्ट्रेलिया की कुल आबादी ही 3.25 करोड़ की है। यानी वहां के हर परिवार, एक परिवार में 5 लोग होंगे, लेकिन हमारा कहना है कि हर व्यक्ति को एक एक आवास भी मिल जाए तो भी ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा आवास हम लोगों ने भारत के हर नागरिक को भारत के अंदर उपलब्ध कराए हैं। गौरतलब है कि सीएम योगी 2 दिन के गोरखपुर दौरे पर थे, जहां सीएम योगी ने महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के 90वें संस्थापक सप्ताह समारोह के समापन पर आयोजित हुए कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब दुनिया कोरोना से पस्त थी, तब भारत ने पूरी ताकत से हर चुनौती का सामना किया और उसमें अपनी अर्थव्यवस्था को कोरोना कालखंड में भी जिस मजबूती के साथ भारत लेके गया, और किसी उपलब्धि से कम नहीं। सीएम योगी ने गोरखपुर में जनता दरबार भी लगाया, जहां कई लोगों की समस्याएं सुनी। मतलब एकदम साफ है कि जिस तरह से गरीबों को आवास दिया गया, जिस तरह से लोगों को कोरोना काल में फ्री राशन दिया गया, उससे लोगों की मुश्किलें आसान हुई। लेकिन सीएम योगी के सामने सबसे बड़ा सवाल यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का है, क्योंकि ये लक्ष्य इतना बड़ा है जिसका जिक्र आज तक किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।